जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका 14th नंबर लेक्चर तक हम लोग जो है स्टडी किए थे और ये आपके सामने 15th नंबर लेक्चर होगा। हालांकि आज की लेक्चर मुख्य रूप से थ्योरेटिकल होगी, जिसके टॉपिक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस होगा। और मुझे विश्वास है कि ये थ्योरी जो है आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन बनाने वाली है। बहुत अच्छी चैप्टर है, ये टॉपिक्स भी अच्छी है और ये ऐसी थ्योरी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आईआईटी एडवांस तक जो है पूछे जाते हैं। और नीट वगैरह में इवन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो है लगभग हमेशा 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो हम लोग अपने टॉपिक्स को यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चंद लाइनें जो है आपके सामने रखूंगा कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी आप केवल घर में बैठ के ये सोचते रहेंगे कि आपके सारे कंपटीशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है मेरे बाबू। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करने का मतलब है कि आपको बहुत तन मन धन से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको अच्छी मंजिल पानी है तो मंजिल की तरफ हमेशा कंटिन्यूअस जो है चलना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं मंजिल प्राप्त होती है। और बिल्कुल जीवन की जो मंजिल है जिसमें आप जो है अपने कैरियर को जो है एक बहुत बड़ी मंजिल मान के चल रहे हैं कि आपकी जो सपना है कि आप बहुत अच्छे जो है किसी न किसी जगह पर जो है अपने आप को स्टेबल कर लें, तो उस मंजिल को पाने के लिए आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस देश में हैं, इस देश में भीड़ इतनी ज़्यादा है, आबादी इतनी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटियाँ इतनी कम हैं कि विदाउट शिक्षा जो है मेरे बाबू बहुत मुश्किल काम है अपने आप को एडजस्ट करना। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है अपनी मंजिल को पाने के लिए और इस देश में बहुत उचित जगह पर अपने आप को जो है स्टेबल करने के लिए तन मन धन तीनों लगा करके जो है दिल की गहराइयों से जो है आप स्टडी कर रहे होंगे। हालांकि अभी थोड़ी सी लॉकडाउन की सीज़न है, कोरोना महामारी जो है चरम सीमा पर है, फिर भी आप अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठ करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है स्टडी करें। और मैं कुछ वैसे बच्चे जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि बाबू आप जितना जो है दिमाग एक दूसरे से चैटिंग में लगाते हैं, उससे कम दिमाग लगेगा आपके जो क्वेश्चन को समझने में। क्योंकि क्वेश्चन जो भी रखी जाती है बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने रखी जाती है। अगर आप मेरी बात को बिल्कुल कंटिन्यूअस जो है सिस्टमेटिक तरीके से सुनते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो है क्वेश्चन टफ लगे, आपको ये टॉपिक्स टफ लगे और आप जो है अगर थोड़ी सी अपने आप को संयम बरतें, क्योंकि घंटे 2 घंटे की तो क्लास होती है और यदि इतना देर पेशेंस रखते हैं तो आजकल काफ़ी टाइम बच रहा है घर पे जो है फालतू इधर उधर के काम के लिए। दिन भर समय कटते नहीं है किसी के, और आप कुछ समय तक कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हैं तो बाकी जो है खेलने कूदने के लिए बहुत वक्त है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो चैटिंग में समय बर्बाद करते हैं, उस समय को कंसंट्रेशन बना करके आप एक बार पढ़ के देखिए। ये बहुत आसान टॉपिक्स होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक्स की ओर। और देखिए बाबू मेरे, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आज का टॉपिक से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, विद्युत बल रेखाएं।
इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस बाबू वैसी हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक पाथ होती हैं, जो किसी चार्ज के चारों ओर जिस पर कोई अदर चार्ज को रख दिया जाए, मुख्य रूप से टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए, तो वह टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे चलता है उसी पाथ को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कहते हैं। यानी मैं फिर से आपको बता दूं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, अराउंड में, यानी उसके रीजन में वैसे सभी हाइपोथेटिकल पाथ या वैसे सभी इमेजिनरी पाथ जिस पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, गति करता है, चलता है, उसी हाइपोथेटिकल पाथ को इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ओनली फोर्स अप्लायंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस सेम चीज़ें होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक यानी वर्चुअल, हाइपोथेटिकल होती हैं। ऐसा कोई लाइंस आप जाके वहाँ ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, बट ये ऐसा कोई लाइन आपको जो है नेकेड आई से दिखेगा नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसका इफेक्ट आपको मिल सकता है लेकिन नेकेड आई से ये दिखेगा नहीं, चूँकि ये इनविजिबल होता है। तो हम लोग फिर से सुने कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कम्प्लीटली जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस से कवर्ड एरिया होती है, ढकी हुई एरिया होती है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस वर्चुअल जो है इमेजिनरी पाथ होते हैं जिस पर अदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता है। तो हम देखते हैं फिर से, आप देखें पहले एक बार डेफिनेशन को देख लें। कर कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या है बाबू, कर कि आर इमेजिनरी लाइंस। ध्यान देंगे, इमेजिनरी मीन्स हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, आभासी, वर्चुअल। कर कि द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, यानी एक ऐसी वर्चुअल पाथ होती है जिस पर टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर देता है। तो कह रहा है कि द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है बाबू मेरे, वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हालांकि आप ऐसे अपने भाषा में ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो है वैसे इमेजिनरी पाथ होते हैं जिस पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस वे इमेजिनरी पाथ होते हैं, वैसे वर्चुअल पाथ होते हैं, वैसे हाइपोथेटिकल पाथ होते हैं जिनसे मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस से कवर्ड एरिया होती है मेरे बाबू। तो आप उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया कि इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में आप इसको देख लें। कर कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज वुड बी मूव, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव करेगा उसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस बोलेंगे। कर कि इफ इट इज फ्री टू डू सो, यानी यदि यह इस तरह से करने के लिए फ्री हो, यानी अगर कोई चार्ज जो है यानी मूव करने के लिए फ्री हो तो जिस पाथ पे वो चलेगा उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कहेंगे। डेफिनेशन से ये बातें थोड़ी सी और लगेगी, डेफिनेशन जो है उससे ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो सकती है, बट मैं आपको एनिमेशन के थ्रू, जब आप फिगर के थ्रू इन बातों को समझोगे तो ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं। और आज के क्लास हर बच्चा को समझ में आने वाला है, चूँकि ये काफ़ी ईजी चीज़ है और इससे क्वेश्चन भी जो है आपको दिए जाएंगे। इवन कंपटीशन में भी जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू मेरे। आप देखो, आपके सामने एक फिगर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिख रहा होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल क्यू लिया है, एक स्मॉल क्यू लिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो ये जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल है जिस पाथ पे चलेगा
यानी जिस पाथ पर ये मूव करेगा, जिस पाथ पर ये मूव करेगा मेरे लाल ललियों, उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के नाम से जानेंगे। अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखोगे तो ये सीधे पीछे की ओर भागेगा, और ये जिस हाइपोथेटिकल पाथ पे चलेगा वही फोर्स अप्लायंस होगी। यानी जिस हाइपोथेटिकल पाथ पे ये मूव करेगा चलेगा, उसी हाइपोथेटिकल पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस बोलेंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है। इवन आप ये जान लो कि अगर कोई चार्ज है, उसके सराउंडिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पूरे इस इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस से कवर्ड एरिया होती है, ढकी हुई एरिया होती है, यानी जिसमें जो है पूरी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस इस एरिया को कवर कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस हुआ। यहाँ देखो मेरे बाबू, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल आपको दिख रही होगी, ये निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज के लिए अगर फोर्स अप्लायंस मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू को रखूँ तो ये क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए ये टेस्ट चार्ज अंदर की ओर मूव करेगा, और जब अंदर की ओर मूव करेगा तो फोर्स अप्लायंस की डायरेक्शन को हम लोग इन साइड मानेंगे। अगर ये अंदर की ओर मूव करता है तो फोर्स अप्लायंस के डायरेक्शन को हम लोग इन साइड मानते हैं। ये बातें अभी चर्चे में रहेगी। जब ये टेस्ट चार्ज अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये अंदर जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। ये मान लो एक निगेटिव क्यू चार्ज है, आप अगर टेस्ट चार्ज छोटे से चार्ज क्यू को यहाँ रखोगे तो ये अंदर दौड़ के जाएगा, ये अंदर दौड़ के जाएगा, और ये जिस पाथ पे दौड़ के पहुँचेगा ना बाबू, उसी पाथ को, यानी जैसे ये पाथ जो है इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस एक वर्चुअल लाइन है। वर्चुअल लाइन का मीनिंग मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है, आप इस पेन को थ्रो करोगे तो ये किसी न किसी पाथ से जाएगा, और वो पाथ आप ढूंढोगे क्या ये पीसीसी है, आरसीसी है, ऐसा तो है नहीं, वो तो इमेजिनरी पाथ है। जैसे आप देखो फ्री स्पेस में एरोप्लेन चलता है तो एरोप्लेन का पाथ क्या होता है, वर्चुअल पाथ होता है। वैसे जाके आप ढूंढोगे कि वहाँ कोई बहुत मजबूत पक्की सड़क है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो इमेजिनरी पाथ है। तो इमेजिनरी पाथ का मतलब केवल हम इमेजिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पे गया, अब तुम जाके वहाँ ढूंढोगे तो ये मिलेगा नहीं, बट ये किसी न किसी इमेजिनरी पाथ से गया, उसी इमेजिनरी पाथ को हम लोग फोर्स अप्लायंस कहेंगे मेरे बाबू। उसी इमेजिनरी पाथ को जो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस बोलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस आपको दिख रहा होगा, आप देखो मेरे लाल ललियों, आप देखो कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये छोटा सा जो चार्ज है यहाँ से दूर भागता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये दूर भागता हुआ नजर आ रहा होगा, और ये जिस पाथ पे मूव कर रहा है ना, उसी पाथ को हम लोग फोर्स अप्लायंस कहते हैं। अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के गुण क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो है उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसको हम बारी बारी सीखेंगे, और बहुत बेहतरीन टॉपिक्स होगी ये बाबू मेरे। तो सबसे पहला टॉपिक्स आप याद रखोगे कि जो हम लोग टेस्ट चार्ज सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। पहला बात आप याद रखोगे, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेना है, और वो बहुत छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। और यदि टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा या जिस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है ना मेरे बाबू, उसी डायरेक्शन को हम लोग फोर्स अप्लायंस का डायरेक्शन मानते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मानते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस का भी डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी में होगा, वही पाथ जो होगी, वही डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस का डायरेक्शन माना जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे मेरे बाबू, कह रहा कि इसमें सबसे फर्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो। हालांकि 1 2 3 का कोई मीनिंग नहीं है, जो पहले याद पड़ जाए वही फर्स्ट है, जो फर्स्ट टाइम याद पड़ गया वही फर्स्ट है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो है बाबू देखो, कह रहा इट ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड का मीनिंग समझ लो बाबू मेरे,
टर्मिनेटेड का मीनिंग होता है कि आके गिरना। ओरिजिनेटेड का मतलब होता है उत्सर्जित होना, निकलना, वहां से क्रिएट होना, पैदा होना, जनरेट होना। बट टर्मिनेटेड का मीनिंग होता है कि आके डूब जाना, घुस जाना, समा जाना, छुप जाना, है ना। तो टर्मिनेटेड मीन्स होता है आके गिरना। तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है कि टर्मिनेट होती है? ओरिजिनेट के लिए ओ लिखना है और टर्मिनेट के लिए टी लिखना है। आप कमेंट करके बताओ, मैं बारी बारी सब, बहुत सारे बच्चे करेंगे, काफ़ी टफ लग रहा है। आज देखो बहुत आसान लगेगा, मज़ा आ गया तो आज मज़ा आ जाएगा, आज ज़रूर खुशी मिलेगी तुमको। चलो तो तुम टाइप करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है तो आपको ओ टाइप करना है, और यदि टर्मिनेट होती है तो टी टाइप करना है। तो आप बताओ मेरे लाल ललियों, मैं सबके कमेंट को देख रहा हूँ, बहुत सुंदर, काफ़ी अच्छी बात है। क्या बात है यार, तुम लोग कैसे कहते हो कि पढ़ाई नहीं समझ में आता है? इतनी बेहतरीन तो तुम समझ रहे हो। सभी बच्चे कमेंट करें, मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर आ रहा है कि ओ ओ ओ ओ ओ। अरे ओ क्या, कुछ लोग तो जीरो लिख रहा है। मेरे को तो फर्क ही समझ में नहीं आ रहा कि वो लिखा है कि जीरो लिखा है, एक ही जैसा लग रहा है। खैर तुम जो भी लिखे हो मैं उसको वो ही मान लेता हूँ, है ना, कि सभी बच्चे जो हैं यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स अप्लायंस ओरिजिनेट होती है। देखो मेरे लाल लालियों, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है फोर्स अप्लायंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर निकलती है, और निगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? निगेटिव चार्ज पर जो है टर्मिनेट होती है। निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पर टर्मिनेट होती है। देखो निगेटिव पर आकर के गिर रही है, देखो मेरे लाल ललियों, ये निगेटिव पर आकर के गिर रही है, तुम देखो ध्यान से, निगेटिव पर आकर के गिर रही है मेरे बाबू। तो निगेटिव पर आकर गिरती है और पूरे पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, निगेटिव पर आगे टर्मिनेट होती है। निगेटिव से पर गिरती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है। थोड़ी सी पेन में लैगिंग का फॉल्ट आ गया है, बट आप बारीकी से बात को बेहतरीन तरीके से देखते रहना। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पर टर्मिनेट होती है, याद रखोगे ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? प्लस से, और कहाँ टर्मिनेट होती है? माइनस पे। यानी प्लस से बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, और माइनस पे आके डूब जाती है, गिर जाती है। तो एक प्रॉपर्टीज याद रखोगे। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। देखो मेरे लाल लालियों, देखो मेरे लाल लालियों, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इट मे बी ए स्ट्रेट एंड कर्व बोथ। इट मे बी ए स्ट्रेट एंड कर्व बोथ। ए स्ट्रेट माने सीधा, कर्व माने टेढ़ा, वक्र। बोलो, ए स्ट्रेट माने एकदम सीधा, और कर्व माने टेढ़ा मेढ़ा। कर्व माने टेढ़ा मेढ़ा। तो जो फोर्स अप्लायंस होती है बाबू मेरे, वह सीधा भी हो सकती है, माने बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकती है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस में बी स्ट्रेट एंड कर्व बोथ। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो है सीधा भी हो सकती है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकती है। कर कि इट मे बी स्ट्रेट एंड कर्व बोथ। चलो तो सभी लोग टाइप करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस स्ट्रेट होती है या कर्व होती है या दोनों होती है। स्ट्रेट होती है तो एस टाइप करना है, कर्व होती है तो सी टाइप करना है, और यदि बोथ होती है तो बी टाइप करना है मेरे बाबू। तो आप कमेंट करके जल्दी से बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस सीधी होती है कि टेढ़ी मेढ़ी होती है कि दोनों हो सकती है। चलो बहुत अच्छा, क्या बात है, मजा आ जा रहा है। तो सबके कमेंट जो है ना दिल पे लगता है यार, एकदम दिल को छू के गुजर जाता है। जब ऐसे कमेंट करते हो ना
कि लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो और सारी चीज़ें जो है तुम बिल्कुल हमारे और तुम्हारे बीच में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है, तो दिल को जो है दिल गदगद हो जाता है, समझ रहे हो ना, दिल जो है खुश हो जाता है मेरे बाबू। चलो बहुत अच्छी बात है। इन मैक्सिमम बच्चों का बी 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 बी, अबे ये बी बी माने क्या, बोथ, बी बी माने वो वाला बी बी मत समझना, अभी टाइम है, मिलेगी। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई कर्व भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। तो चलो बच्चों आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी ऐसे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स सप्लाईज बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फोर्स सप्लाईज बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फोर्स सप्लाईज बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एकदम सीधा सीधा हो सकती है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज बाबू मेरे बिल्कुल सीधा भी हो सकती है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकती है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये टेढ़ा मेढ़ा कब होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कब टेढ़ा मेढ़ा होगी। जैसे मान लो बाबू मेरे ये कोई पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज ऑक्सीलेट करने लगे, यानी ये पॉइंट चार्ज कभी ऊपर कभी नीचे जाने लगे, तो फोर्स सप्लाईज जो होगी वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगी, फोर्स सप्लाईज कर्व हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो ये एक ऑक्सीलेट करते हुए जो है चार्ज पार्टिकल की डायग्राम आपको दिखाएगा कि इसका फोर्स सप्लाईज क्या है। अगर ऊपर जाती है तो फोर्स सप्लाईज नीचे जाती है, अगर ऊपर नीचे जाने लगे तो फोर्स सप्लाईज जो है कभी ऊपर कभी नीचे करके टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो फोर्स सप्लाईज अगर ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स सप्लाईज देखो, फिर ये आके रिटर्न होने लगा तो फोर्स सप्लाईज ऐसे टेढ़े मेढ़े होने लगती है। फोर्स सप्लाईज जो है ऐसे टेढ़े मेढ़े कब होती है, अगर चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करने लगे यानी कि रोटेट करने लगे तो फोर्स सप्लाई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इवन बाबू मेरे अगर बहुत सारे चार्ज हों तभी भी फोर्स सप्लाई टेढ़े मेढ़े हो सकती है, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के फोर्स सप्लाई को अफेक्टेड करेगा और जब अफेक्टेड होगा तो वो अपना पाथ बदल सकता है और वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आप याद रखोगे, एक तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है या टेढ़े मेढ़े पाथ पे चल रही है तो भी जो है फोर्स सप्लाई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। और इवन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मेरे बाबू, अगर इवन जो है अगर कोई चार्ज पार्टिकल टेढ़े मेढ़े पाथ पे नहीं चल करके, यानी वो टेढ़े में ऑक्सीलेट नहीं कर करके जो है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट नहीं करती है बट वो टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलती है, तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आप देखो इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज कब टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो जब भी मेरे बाबू चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करती है या टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलती है तो उसके कारण जो फोर्स सप्लाईज ओरिजिनेट होता है वह कर्व होता है। और यदि कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखी हुई हो बाबू मेरे, तो उसके वजह से यानी उसके कारण अगर कोई फोर्स सप्लाईज ओरिजिनेट होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है मेरे बाबू। तो आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज मेरे बाबू। कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है मेरे बाबू, उस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन से दी जाती है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी जाती है टेंजेंट के डायरेक्शन से। किसी पॉइंट पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज है तो उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, उसी टेंजेंट के डायरेक्शन से इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिया जाता है। तो आप याद रखो कि टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा। मान लो बच्चों हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज है और इस इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज के ऊपर हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज से आप देख लो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाईज है
और इस इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के ऊपर हमने ये देखो इस ये एक पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। तो अगर आपको पॉइंट P पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछना होगा तो आप पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, टेंजेंट को जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट P पर जो डायरेक्शन हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी एट पॉइंट P बोला जाए तो ये इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर जो है टेंजेंट का डायरेक्शन ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली तुम सोचो अगर पॉइंट Q पर इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बात किया जाए तो पॉइंट Q पर भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी पॉइंट Q पर इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा मेरे लाल लालियों। तो पॉइंट Q पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, Q पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी टेंजेंट के लॉन्ग होगा। ईच पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल टेंजेंट से दी जाएगी, स्पर्श रेखा से दी जाएगी। चलो बच्चों, अगर हम लोग इसमें कोई भी लाइन ले लो, तुम मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस ऐसे है, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है और कोई बच्चा सोचता है कि यहाँ पर हम पॉइंट A ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट B ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट C ले लेते हैं। अब कोई कहे कि पॉइंट A, B और C पर जो है ये बाबू आपके इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे दिया जाएगा, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट से दी जाएगी, वो टेंजेंट से दी जाएगी। ये जो हो जाएगा इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा 8 पॉइंट A के लिए। पॉइंट B पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी तो पॉइंट B पर तू टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पॉइंट B पर टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा। अगर आपको पॉइंट C पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन लेना है तो C पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, C पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान लो ये C है तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी 8 पॉइंट C। तो किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं। कोई बच्चा सोचेगा कि मेरे को यहाँ लेना है भाई मेरे, तो यहीं पर तू टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान लो ये पॉइंट D है तो पॉइंट D पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन से हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाना है, तो उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दोगे और स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट का डायरेक्शन ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। आप ध्यान देंगे, देखिए आपके सामने आ गया ये अगला टॉपिक्स कह रहा कि टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस। इसको जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम वाले हैं, किसी स्टेट बोर्ड वाले, ये हमेशा पूछते रहता है। इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लगा दोगे बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। हालांकि ये नीट के लिए भी बहुत अच्छी टॉपिक्स है, नीट के लिए भी ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। कह रहा है मेरे बाबू कि टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, तो ऐसा इसलिए नहीं करता है कि जब भी दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा मेरे लाल लालियों, तो उस पॉइंट पर मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एक पॉइंट पर एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जब प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है और दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो मोर देन वन होगा ही होगा। इसका मतलब या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या तो अगर करेंगे तो एक पॉइंट पे मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो सकता है। तो ये पहले ही प्रूफ हो चुका था कि एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का एक ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका एक सर्टेन कांस्टेंट डायरेक्शन होगा। तो जब कांस्टेंट डायरेक्शन होगा तो एक पॉइंट पर कोई एक ही डायरेक्शन होगा,
एक से ज़्यादा नहीं होगा, और यदि एक से ज़्यादा दिखाया जा रहा है इसका मतलब वह जो है गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहता है, सुनो, करेगी टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर माने कभी नहीं, इंटरसेक्ट ईच अदर, कर बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट more than one direction of electric field intensity represented which is never possible in practical। कह रहा है बाबू मेरे कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर मोर देन वन डायरेक्शन शो करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक पॉइंट पर उसका एक कांस्टेंट डायरेक्शन होना जरूरी है, और यदि मोर देन वन डायरेक्शन है तो वह गलत है, ऐसा संभव प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। दैट मीन्स देखो मेरे लाल लालियों, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है। ये सोचो कि ये जो है कोई सेकेंड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है, और ये जो है मेरे बाबू ये मान लो कि एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है, ये मान लो फोर्स अप्लायंस नंबर 1 और ये मान लो फोर्स अप्लायंस नंबर 2। ये फर्स्ट और सेकेंड दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस है। तुम यहाँ देखो ये दोनों इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। अब सोचो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि पॉइंट ओ पर जो है, पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर हम लोग मेरे बाबू फर्स्ट नंबर को इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस माने तो इसके हिसाब से टेंजेंट तो आप इधर ड्रॉ करोगे, इसके हिसाब से आप टेंजेंट इधर ड्रॉ करोगे, यानी ये जो पॉइंट ओ पर डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसके हिसाब से इधर हो जाएगा। और यदि तुम सेकेंड को इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस मानोगे, यदि तुम सेकेंड को इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस मानोगे तो इसके हिसाब से टेंजेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसके हिसाब से टेंजेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बोलो मेरे लाल लालियों, इसके हिसाब से टेंजेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब बताओ, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये कहता है कि इधर है। अगर ये सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो ये गलत है। कुल मिला के दोनों गलत है, ऐसा संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों, अब सोचो कोई बच्चा कहे कि ऐसा है कि एक इधर होगा एक इधर होगा, रिजल्टेंट दोनों के बीच में चला जाएगा, तो बाबू मेरे जब दोनों के बीच में रिजल्टेंट जाएगा तो इंटेंसिटी तो टेंजेंट रह ही नहीं जाएगा, और जब टेंजेंट नहीं रहेगा तो टेंजेंट वाला रूल तो गलत हो जाएगा ना। टेंजेंट वाली रूल तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, वो तो गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, कहीं भी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी मेरे बाबू। आप देख लो यहाँ पे, जैसे मेरे लाल लाल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देख लो, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी फोर्स अप्लायंस इधर से आ रही है और इधर मुड़ जा रही है, इसकी फोर्स अप्लायंस इधर से आ रही है इधर मुड़ जा रही है, ऐसे आ रही है इधर मुड़ जा रही है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। नहीं तो इधर से इधर पेनेट्रेट करके जाती, इधर से इधर पेनेट्रेट करके जाती। ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं भी एक दूसरे को मैच कर रही है, कहीं भी एक दूसरे से टच कर रही है, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस इज राइट, ये सही है कि फोर्स अप्लायंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट ये गलत है, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि दो फोर्स अप्लायंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब सुनो, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों नहीं करती है, Why two electric force appliances never intersect each other? तो कहता है कि because at intersecting point more than one direction of electric field intensity represented which is never possible in practical। क्योंकि किसी एक पॉइंट पर मोर देन वन डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या ये याद हुआ, क्या ये समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो में, बोलो मेरे लाल लियो, यस और नो में चमका कि नहीं चमका, बताओ। क्या ये तुम्हारे दिल में दिमाग में उतर गया ये बात
कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। बहुत अच्छी मेरे बाबू, बहुत अच्छा मेरे लाल लालियों। आज तो तुम लोग बड़ी खुश हो कि वाह क्या पढ़ा रहा है, बड़ी आसान लग रहा है। हाँ तो आसान तो लगेगा, तू रेगुलर पढ़ के तो देखो, सब आसान लगेगा। कुछ भारी नहीं होता है फिजिक्स में, कुछ भारी नहीं होता है फिजिक्स में। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेरे बाबू। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। आगे की प्रॉपर्टी देख लो, सुनो, सीखो। कह रहा है कि जहां भी वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जिन बिंदुओं पर यानी जिन स्थानों पर, जिन जगहों पर, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पर फोर्स अप्लाइंस की डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ने का मतलब कि घना हो जाता है, फोर्स अप्लाइंस की संख्या कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, उन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है मेरे बाबू। उन स्थानों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, राइज कर जाती है, बढ़ जाती है। और इसके जस्ट उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस की डेंसिटी कम हो रही है, फोर्स अप्लाइंस की संख्या घट रही है, फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिटी घट जाती है मेरे बाबू। याद रखोगे कि जब डेंसिटी बढ़ेगी यानी फोर्स अप्लाइंस क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास में होंगे, तो इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा। और जब उनके बीच की दूरी घटेगी, डेंसिटी कम होगा, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी भी कम होगा। याद रखोगे ना? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस जो है, जब डेंसिटी बढ़ती है, फोर्स अप्लाइंस पास पास में आता है एक दूसरे के, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे से पीछे हटता है, उसके बीच की दूरी बढ़ती है, तो इंटेंसिटी कम हो जाता है, घट जाता है। तो चलो मेरे बाबू, उसी बात को हम लोग लिख दिए यहाँ पे, देख लो। कर कि वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस increases, electric field intensity also increases and vice versa, and vice versa। देखोगे मेरे बाबू, vice versa मीन्स इसके अपोजिट। तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखो तो मान लो बाबू मेरे, यहाँ पर एक चार्ज है Q। तुम देखो यहाँ पर एक चार्ज है Q। मान लो एक चार्ज है कैपिटल Q बराबर स्मॉल q। मान लो बाबू मेरे एक चार्ज है तुम्हारे पास यहाँ Q, तो इसके कारण तुमको दिख रहा होगा कि फोर्स अप्लाइंस जो है, फोर्स अप्लाइंस के बीच की दूरी जो काफ़ी जो है कम है, मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी डेंसिटी बहुत कम है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी कम होगी। चलो यहाँ तुलना करो दोनों में। देखो एक यहाँ पर चार्ज है प्लस Q और एक यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है Q, बट ये जो चार्ज है इसका वैल्यू ओनली Q है और ये जो चार्ज है इसका वैल्यू 4Q है। इस चार्ज का अमाउंट 4Q है और इस चार्ज का अमाउंट ओनली Q है। तो तुम देखो इसमें फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं और इसमें फोर्स अप्लाइंस काफ़ी एक दूसरे से घना घना दिख रहे हैं, नज़दीक दिख रहे हैं। इसमें हाई डेंसिटी दिख रही है और इसमें लो डेंसिटी दिख रही है। तो ये जो एरिया होगा इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये जो एरिया होगा इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, बट इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसको EA मान लें और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसको EB मान लें। तो EA जो वैल्यू होगा बाबू मेरे, यह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा EB से, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब चार्ज का वैल्यू बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, फोर्स अप्लाइंस की संख्या भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बड़ा होगा इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी, यानी फोर्स अप्लाइंस जो होगी बाबू मेरे, जहाँ भी घना घना होगा वहाँ इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ उसके बीच में जो दूरी बढ़ेगी वहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो तू ये ड्रॉ करना भी सीख लो। ये डायरेक्ट फिगर पूछे जाते हैं, कहा देगा आपको कि ड्रॉ द फोर्स अप्लाइंस ड्यू टू Q एंड 4Q चार्ज, या ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि विच इज करेक्ट फॉर -2Q और Q, ऐसे कोई अमाउंट ऑफ चार्ज दे देगा
और पूछेगा कि ई ए और ई बी ऐसे पॉइंट दे देगा, पूछेगा कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है। मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ, अब देखो यहाँ फिर ध्यान दो, कह रहा है ये देखो एक पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा बाबू मेरे, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके वैल्यू को हम लोग 8Q कंसिडर किए हैं, और ये एक निगेटिव चार्ज है और इसकी वैल्यू को हम लोग 2Q कंसिडर किए हैं। तो आप देखो जो 8Q वाली एरिया है इसमें डेंसिटी फोर्स अप्लायंस कितना पास पास में है, कितना घना घना फोर्स अप्लायंस आपको दिख रहा है, ये बहुत हाई डेंसिटी में फोर्स अप्लायंस आपको दिख रहे हैं। देखो मेरे लाल ललियों, ये बहुत पास पास में दिख रहा है, तो चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो फोर्स अप्लायंस आपको घना घना कर देना है, इन डेंसिटी को बढ़ा देना है। अब देखो एक -2Q जो चार्ज है, -2Q जो चार्ज है इसमें देखो यहाँ पे फोर्स अप्लायंस की डेंसिटी आपको कम नज़र आ रही होगी, ये फोर्स अप्लायंस की डेंसिटी घट गई है, आप देख लो फोर्स अप्लायंस की डेंसिटी घट गई है। और ये तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है, तो इधर देखो डेंसिटी कम हो गई है, इधर डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, यानी इधर इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा, इधर इंटेंसिटी वीक होगा। अगर मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पर तुम कोई पॉइंट चुन लो, r डिस्टेंस पर मेरे बाबू r डिस्टेंस पर तुम कोई पॉइंट चुन लो, और r डिस्टेंस पर भी इधर भी कोई पॉइंट चुन लो, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, तो जो ये A पर इंटेंसिटी होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा B पर इंटेंसिटी के। जहाँ फोर्स अप्लायंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इंटेंसिटी मजबूत होगा। सेम डिस्टेंस पर है बट यहाँ फोर्स अप्लायंस की संख्या कम है, तो यहाँ वीक होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा मेरे बाबू। तो हम लोग देख रहे थे कि जो बड़ा अमाउंट का चार्ज है उसके कारण जो है फोर्स अप्लायंस बहुत हाई डेंसिटी में है, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। जहाँ जो छोटा अमाउंट का चार्ज है उसके लिए डेंसिटी कम होगी, यानी फोर्स अप्लायंस के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, तो वहाँ इंटेंसिटी वीक हो जाएगा। चलो मुझे विश्वास है कि शायद ये बात आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी चीज़ मैं इसको और बेहतरीन तरीके से देखता हूँ। मान लो बच्चों हमारे पास ये एक फोर्स अप्लायंस है, ये फोर्स अप्लायंस ऐसे अरेंज की गई है, और यहाँ पर एक पॉइंट देता है A और यहाँ पर एक पॉइंट देता है B, और आपको कहना है, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज शोन इन फिगर। आपको फिगर देख के करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ये देखो मेरे लाल लालियों, ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड कह रहा है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फोर्स अप्लायंस से आप फोटो देखो, कह रहा है कि जो EA है ये इक्वल होगा EB के, मीन्स पॉइंट A पर जो इंटेंसिटी है पॉइंट B पर इंटेंसिटी के इक्वल होगा। दूसरी चीज़ें कह रहा है कि पॉइंट A पर जो इंटेंसिटी है वो लेस देन है पॉइंट B के इंटेंसिटी के। तीसरी चीज़ें कह रहा है कि पॉइंट A की जो इंटेंसिटी है ये ग्रेटर देन है पॉइंट B के इंटेंसिटी के। और चौथी बात कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज। चलो मेरे लाल लाल कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि कितने बच्चे जो है इस मासूम से क्वेश्चन को जो है बना देते हैं। क्या मासूम सा क्वेश्चन है कि नहीं, बोलो। तुम्हारे सामने तो ये बिल्कुल मासूम है, और इस मासूम से क्वेश्चन को कितने बच्चे बना देते हैं। देख लो तुम्हारे सामने फोटो है, इस फिगर को देख करके तुमको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि पॉइंट A पर इंटेंसिटी ज़्यादा है कि पॉइंट B पर ज़्यादा है कि दोनों बराबर है, कि इनमें से कोई नहीं आएगा। हम जन्म में नहीं करते ये भी तो कह सकते हो, और नहीं जानते हो तो बकलो लो, 4 चुन लो, क्या बोलो तो ढूंढो। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया तो सबके आंसर को देख करके। यानी जहाँ पर फोर्स अप्लायंस के बीच की दूरी कम होगी, यानी जहाँ फोर्स अप्लायंस काफ़ी एक दूसरे क्लोज होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ फोर्स अप्लायंस के बीच की दूरी ज़्यादा होगी वहाँ इंटेंसिटी कम होगा। है ना मेरे बाबू, है ना मेरे लाल लालियो। बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ, बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं। इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्ट किया है, मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्ट किया है, तो मैं भी मैक्सिमम के साथ जाऊंगा और मैं भी ऑप्शन नंबर बी को जो है
सही मान रहा हूँ, क्योंकि बी पर जो है डेंसिटी ज़्यादा है, नियरेस्ट है, और एच पर जो है दूरी ज़्यादा है, ए पर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे लाल लालियों, अब इस टॉपिक्स को देखो, बहुत खूबसूरत है कि नहीं। कह रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फोर्स अप्लायंस की, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस आर हाईली इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल अलोंग देयर लेंथ। मीनिंग तो समझ गया होगा तू लोग, मीनिंग तो तू लोग समझ गया होगा कि जो फोर्स अप्लायंस है ये बहुत इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मीनिंग होता है कि अपने शेप साइज को जो मेंटेन रखती है, फटाफट जो मेंटेन कर लेती है। और दूसरी चीज़ कंप्रेसिबल होती है, सिकुड़ती है, मतलब ऐसे बिहेव करती है जैसे ये सिकुड़ रही है, यानी बिल्कुल जो है एक रबर के जैसे बिहेव करती है, ऐसे लग रहा है कि सिकुड़ती है, अपनी लंबाई को घटाने की टेंडेंसी रखती है, हमेशा अपने लेंथ के डायरेक्शन में सिकुड़ती है। कह रहा है कि फोर्स अप्लायंस जो है अपने लेंथ के डायरेक्शन में कंप्रेसिबल होती है, अपने लेंथ को मिनिमाइज करने की कोशिश टेंडेंसी रखती है, चाहती है कि उसकी लेंथ जितना छोटा से छोटा रहे उतना ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल होती है। तो फोर्स अप्लायंस कंप्रेसिबल होती है, फोर्स अप्लायंस इलास्टिक होती है, कंप्रेसिबल होती है। कौन भारी बात है मेरे बाबू, कितना आसान चीज़ है, बहुत ईजी है कि नहीं। तो फोर्स अप्लायंस जो होती है हमेशा अपने लेंथ को जो है कंप्रेस करने की कोशिश करती है। देखो मेरे लाल लालियों, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको जो है एक निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। तो हमने तो पढ़ा है कि फोर्स अप्लायंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर निगेटिव पर टर्मिनेट होती है, यानी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पर टर्मिनेट होती है, गिरती है। पॉजिटिव से निकल करके और निगेटिव पर गिरती है, पॉजिटिव से निकल करके कहाँ गिरती है मेरे बाबू, निगेटिव पर गिरती है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, निगेटिव पर टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, निगेटिव पर टर्मिनेट होती है। और दूसरी चीज़ कि यह हमेशा अपने लेंथ को सिकुड़ाने की कोशिश करती है। तो जब इसकी लेंथ डिक्रीज करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएगा कि नहीं। यही रीजन होता है मेरे बाबू कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि फोर्स अप्लायंस हमेशा कंप्रेसिबल होती है, अपने लंबाई के दिशा में अपनी लंबाई को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है। तो कहता है कि ड्यू टू विच टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहे कि ड्यू टू विच टू अपोजिट चार्ज attract each other। देख लो, हमेशा फोर्स अप्लायंस अपने लेंथ के डायरेक्शन में सिकुड़ती हैं। कोई बच्चा सोचेगा इधर वाली कहाँ जा रही है भाई, अबे तो इधर वाली पड़ोस के यहाँ घूमने जा रही है, और इधर वाली जो जा रही है ना ये घूम के आके इधर वाली पे गिर रही है। तो देख लो ये काफ़ी लंबी दूरी तय करके फिर आके इसी पे गिर रही है, समझे। तो ये बताओ कि फोर्स अप्लायंस अपने लेंथ में सिकुड़ती है कि फैलती है, कंप्रेसिबल होती है कि इलोंगेट करती है, माने बड़ा होती है कि छोटा होती है। अगर तुमसे कोई पूछ दे तो क्या नहीं बताओगे। फोर्स अप्लायंस कंप्रेसिबल होती है कि इलोंगेट कंप्रेस होती है कि इलोंगेट होती है, बताओ। सीधी सी बात है, कंप्रेस होती है। कब, अपने लंबाई की दिशा में। और यही लॉजिक है कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। विश्वास है कि ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपसे ये पूछता है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो कि फोर्स अप्लायंस will be, कहता है कंप्रेसिबल, elongate
both none of these along their length along their length फोर्स अप्लाइंस जो होती है अपने लंबाई के दिशा में क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है या इलोंगेट करती है। फोर्स अप्लाइंस जो है कंप्रेसिबल होती है या इलोंगेट करती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं, अपने लंबाई की दिशा में बताइए। तो मेरे बाबू आप याद रखोगे कि कंप्रेसिबल होती है, आप याद रखोगे क्या, कंप्रेसिबल होती है फोर्स अप्लाइंस। चलो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज की ओर। बहुत बेहतरीन खूबसूरत प्रॉपर्टीज है, मजा आ जाएगा। कितना आसान चीजें चल रही है, देख रहे हो ना। कह रहा है मेरे बाबू कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस जो होती है अपोज करती है, कर कि अपोजेज ईच अदर एलोंग देयर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे का विरोध करती है। फोर्स अप्लाइंस जो होती है पैरेलल डायरेक्शन में, यानी अपने लंबाई के दिशा में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोज करती है, एक दूसरे का विरोध करती है। तो आप यूं देखो बाबू मेरे, मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। देख लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे लाल लालियों, तो यहाँ से जो फोर्स अप्लाइंस निकलती है ये इधर मुड़ जाती है, और इधर से जो फोर्स अप्लाइंस निकलती है इधर मुड़ जाती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये अपने लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना नहीं है। ये सभी के सभी फोर्स अप्लाइंस ऐसे बेंड कर जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, ये ऐसे बेंड करके इधर से निकल जाती हैं। ये सीबीएसई वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि दो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स अप्लाइंस जो है ड्रॉ कर देना है। केवल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए केवल आपको ये डायग्राम बना देना है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये डायग्राम भी याद रखना होता है। कह रहा है क्या कि फोर्स अप्लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, और सामने वाला भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वहाँ से भी ओरिजिनेट होगी, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है मेरे लाल लालियों। एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, बेंड कर जाती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, यानी आती है ऐसे और परपेंडिकुलरली बेंड कर जाती है, आते और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाती है। तो ये जो एरिया होता है मेरे लाल लालियों, ये न्यूट्रल एरिया हो जाता है, ये न्यूट्रल एरिया हो जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस अब्सेंट होने लगता है, क्योंकि सभी एक दूसरे का तो अपोज कर रहा है। तो अब देखो, ये जब मुड़ती है तो इसको अपोज करती है, और ये जब मुड़ती है तो इसका अपोज करती है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। यही रीजन होता है कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो कह रहा है कि ड्यू टू विच टू लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे का ये अपोज करता है, और जब ये अपोज करता है तो दो लाइक चार्ज एक दूसरे से पीछे हटने लगता है। सोचो मेरे लाल लालियों, अगर ये दोनों चार्ज निगेटिव होते तो क्या होता, अगर ये दोनों चार्ज निगेटिव होते तो क्या होता, मान लो ये भी माइनस में होता और ये भी माइनस में होता, तो फोर्स अप्लाइंस कैसे बनता, बिल्कुल ऐसे ही बनता, फोर्स अप्लाइंस बिल्कुल ऐसे ही बनता। बट जो आउटसाइड की बात चल रही है वो इनसाइड होता।
जो आउटसाइड की बात चल रही है वो इनसाइड होता, ये इनसाइड हो जाता। निगेटिव के लिए आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम भी डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आता है मेरे बाबू। निगेटिव चार्ज के लिए आप ऐसे ड्रॉ करोगे डायग्राम को, और फिर यहाँ न्यूट्रल एरिया हो जाएगा, फिर यहाँ न्यूट्रल एरिया हो जाएगा। ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपोज करेगा, और जिसकी वजह से लाइक चार्ज एक दूसरे से पीछे हटने लगता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये बात तो जरूर याद रखना कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल क्यों करता है भाई मेरे, क्योंकि फोर्स अप्लाइंस लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोज करता है, और जब अपोज करेगा तो क्या होगा बताओ, एक दूसरे को रिपेल करेगा। बहुत मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाइंस जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे का विरोध करती है। तो चलो फिर देखते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलो मेरे बाबू, बहुत खूबसूरत पॉइंट आ गया, देखो मजा आ गया। देखो तो तुम पहले इसे स्क्रीन पर देखो, कह रहा है कि जब भी फोर्स अप्लाइंस जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है और बिल्कुल इक्वल डेंसिटी में होती है, यानी उनके बीच की दूरियां भी कांस्टेंट होती है। सभी फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और उनके बीच की दूरी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बाबू मेरे, यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो सभी फोर्स अप्लाइंस को पैरेलल कर देंगे और उसके बीच की दूरी को कांस्टेंट कर देंगे, तो समझो कि फोर्स अप्लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म है। तो देखो मेरे बाबू, ये कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी सभी फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। कह रहा मेरे बच्चों कि जब सभी फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी और उनके बीच की दूरी बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे, ये डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर होंगे, यानी यहाँ जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस भी बराबर होंगे, यानी इनके बीच की दूरियों में भी कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है मेरे लाल लालियों। यहाँ देखो, ये बिल्कुल, तुम मान लो कि सभी के बीच की दूरी बराबर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी इसके ईच पॉइंट पर यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ उतनी ही होगी, यहाँ उतनी ही होगी, यहाँ उतनी ही होगी। ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर बराबर माना जाएगा मेरे बाबू, यानी सभी पॉइंट पर, सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगा। मान लो बच्चों मेरे कि अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो तुम यूँ समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, ये सभी के सभी आपस में बराबर होंगे। यानी इस तरह के कंडीशन में ईच पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा और डायरेक्शन तो सेम है ही, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होता है अगर फोर्स अप्लाइंग सभी एक दूसरे के पैरेलल हो और सभी के बीच की दूरियां जो है बिल्कुल सेम हो। बट ऐसे हो, बहुत सारा बच्चा सोचेगा यार ये तो कोई भी पैरेलल होगा तो यूनिफॉर्म ही होगा, ऐसा नहीं है मेरे लाल लालियों। कभी कभी आपको धोखा दे दिया जाएगा क्वेश्चन दे करके, ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये मान लो फोर्स अप्लाइंस है, ये फोर्स अप्लाइंस है, ये सभी के सभी पैरेलल हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ दे दिया ए, एक पॉइंट वहाँ दे दिया ए, और दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर दे दिया बी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे दिया सी। आप देखो सभी के सभी पैरेलल तो हैं, बट इनकी बीच की दूरियां जो है, इनके बीच की जो दूरी है ये देख लो, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, क्या ये बाबू बराबर है, क्या ये बराबर है? तो अब तुम बताओ क्या जो पॉइंट ए की इंटेंसिटी है और पॉइंट बी की जो इंटेंसिटी है और पॉइंट सी की जो इंटेंसिटी है, इस तरह के कंडीशन में क्या ये तीनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ये गलत है मेरे लाल लालियों। इस कंडीशन में तुम देखोगे तो ए पर दूरी कम है,
ए पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। बी पर डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और सी पर सबसे ज़्यादा दूरी है, इसलिए इंटेंसिटी सबसे कम होगा। तो इस टाइप के कंडीशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ई ए जो है ग्रेटर देन होगा ई बी से, और ई बी जो है ग्रेटर देन होगा ई सी से। इसके लिए ये कंडीशन सही होगा। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख करके भी? देखो थ्योरी को भी समझो। जब सभी फोर्स अप्लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी, यानी सेम डेंसिटी में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा। अगर सभी पैरेलल हैं बट डेंसिटी बराबर नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो चलो देखते हैं, तुम लोग एक क्वेश्चन बनाओ, करेगी चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज shown इन फिगर। तुमको फिगर देख के करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यूं मानो कि सबके बीच की दूरी बराबर है। मान लो मेरे लाल ललियों, मान लो सबके बीच की दूरी बराबर है। मेरे पास ये जो है एक ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल है और यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी और यहां पर एक पॉइंट है सी। अब तुमको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये कह रहा है कि ई ए जो है ग्रेटर देन है ई बी से और ई बी ग्रेटर देन है ई सी से। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये कहता है ई ए जो है लेस देन है ई बी से और ई बी जो है लेस देन है ई सी से। ऑप्शन नंबर सी कहता है ई ए इक्वल टू ई बी और इक्वल टू ई सी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नॉन ऑफ दीज। चलो चुन लो बाबू, मेरे ये क्वेश्चन देख के बताओ तो, जल्दी से क्वेश्चन देख के बताओ। ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये तुम्हारे लिए सेकंड क्वेश्चन होगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे देखो, तुम फोर्स अप्लायंस को समझो और इसमें भी एक ट्रायंगल है। देखो मेरे लाल ललियों, ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और इसके लिए ऑप्शन देखो, ये ए नंबर ऑप्शन देखो, ये कह रहा कि ई ए जो है ई ए ग्रेटर देन है ई बी से और ई बी ग्रेटर देन है ई सी से। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये कह रहा कि ई ए जो है लेस देन है ई बी से और ई बी लेस देन है ई सी से। मैं ऑप्शन नंबर सी को यहाँ लिख देता हूँ, देखना मेरे बाबू। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर जो है बराबर है बी के और बी वाला जो बराबर है सी के। और ऑप्शन नंबर डी में लिख देते हैं नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दो। पहले क्वेश्चन के लिए और दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे बाबू।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और फिर आप इसका कमेंट करके आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया तू सबका कमेंट देख करके। क्या बात है, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है ना तुमको भी, आनंद आ रहा है? बोलो, खुशी तो मिल रही है? कितने लोगों को खुशी मिल गई? ढूंढो ढूंढो, ऑप्शन में ही खुशी है। जितने ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होंगे उतने दिल को ज़्यादा खुशी मिलेगी, समझा ना? सुकून मिलेगा, अमन मिलेगा, चैन मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, आत्मा शांत होगी। कब? जब पढ़ाई समझ में आएगा, ऑप्शन तुम्हारे द्वारा खुद से मिलने लगेगा, तो ही मज़ा आएगा, तभी खुशी मिलेगी। चलो मेरे लाल ललियों, तुमने तो देखा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जब सभी जगह यूनिफॉर्म है इसका मतलब पॉइंट कहीं भी हो इंटेंसिटी बराबर होगी। तो सभी बच्चों की राय के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन होगा। और जब हमने सेकेंड क्वेश्चन को देखा तो तुम देखो मेरे लाल लालियों, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसके बीच की, यहाँ जो डिस्टेंस है इसके बीच की, फिर यहाँ जो डिस्टेंस है इसके बीच की, और जो यहाँ इस डिस्टेंस है इसके बीच की, क्या ये बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब फोर्स अप्लायंस के बीच की दूरी बढ़ती है मेरे लाल लालियों, तो इंटेंसिटी घटते चला जाता है। यानी पॉइंट ए पर जो है डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट बी पर आते तो इंटेंसिटी, दूरियाँ बढ़ गई हैं, इंटेंसिटी घट जाएगा। पॉइंट सी पर आते तो और भी घट गई है। तो हम तो देख रहे हैं, या तुम्हारे में से भी बहुत सारे ने आंसर दिया कि भाई साहब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बहन जी लोग के लिए भी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पढ़ो, इसको पढ़ो। क्या पढ़े, क्या पढ़े बताओ? कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। याद रखोगे इस बात को, भूल के भी नहीं भुलाओगे। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस किसी भी सिचुएशन में बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। यानी एक राउंड नहीं होता है, एक कंप्लीट राउंड नहीं होता है मेरे बाबू। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो होती है क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। यानी तुम यूँ समझो कि मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई फोर्स अप्लायंस इधर से जाएगी और घूम के इसी पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फोर्स अप्लायंस इधर से जाएगी और इसी पर से घूम के ऐसा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो भी नहीं होता है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए भी नहीं होगा कि फोर्स अप्लायंस ऐसे आएगी, फोर्स अप्लायंस ऐसे आएगी, फोर्स अप्लायंस ऐसे आएगी, फोर्स अप्लायंस ऐसे आएगी। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए भी नहीं होता है मेरे लाल लालियों। कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। लूप बोले तो एक राउंड जो है ये कंप्लीट नहीं करती है। कभी ऐसे भी नहीं होता है, मान लो कोई बच्चा सोचेगा कि ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये इस पर से इस पर जाएगी और फिर इधर से इधर आ जाएगी, इस प्लस से ओरिजिनेट होके इधर जाएगी और इस प्लस से ओरिजिनेट होके इधर आएगी, तब तो एक ही बात हो गया। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा सोचेगा यार तो ऐसे हो सकता है, कहीं मान लो ऐसे हो सकता है, ये निगेटिव चार्ज हो, ये निगेटिव चार्ज हो, इसमें यानी कि ये आ रही हो निकल के और इस पर से जो है सपोज करो यानी ऐसे आ रही है, इस पर से निकल के ऐसे आ रही हो, ये भी गलत है मेरे लाल लालियो। ऐसा भी नहीं होता है, यानी कभी भी एक कंप्लीट राउंड का निर्माण नहीं करती है।
तो सोचेगा कि नहीं, तो चलो देखते हैं, ऐसा है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये ऐसे होता है और फिर इसमें से निकल के ऐसे हो जाता है। क्या ऐसे होता है? नहीं मेरे लाल लालियों, ऐसे भी नहीं होता है। ये जो है एक कंप्लीट लूप का कभी भी फॉर्मेशन नहीं करेगी, कभी भी एक कंप्लीट साइकिल नहीं बनाएगी। हाँ, ऐसे ज़रूर होता है। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पे टर्मिनेट होती है, प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पे टर्मिनेट होती है, प्लस से ओरिजिनेट होती है और माइनस पर टर्मिनेट होती है। ऐसा ज़रूर होता है। ऐसा आपने इसे पहले भी देखा था, ऐसा ज़रूर होती है। माइनस पे हमेशा टर्मिनेट होगी, मतलब यहाँ से जाके यहाँ समाप्त हो जाएगी, इधर से जाके यहाँ समाप्त हो जाएगी। वो राउंड लगा के इधर से आएगी नहीं, इधर से जाएगी तो उधर ही डूब जाएगी, उधर से रिटर्न नहीं होगी। ये सही है, ये सही है। तो बताओ, तुमको ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि फोर्स अप्लाइंस जो है कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। मज़ा आ गया कि नहीं? बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। तो चलो देखते हैं। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कौन सही चुनता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार क्वेश्चन लिखे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाषा है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत क्या है? पहले तो तुम फिगर देखोगे और फिगर देख के समझ जाना है। क्वेश्चन इसमें बहुत कुछ है नहीं। चलो देखो, ये कह रहा है मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस पे ऐसे दिया हुआ है, ये मान लो तुम ये देखो एक निगेटिव है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसे दिया हुआ है। इसको तुम मान लो बी, ये सी देखो बाबू मेरे, ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें ऐसे दिया हुआ है। इसको ऐसे ही ले लो और इसको ऐसे ले लो। और फिर ये डी देखो, यहां पर भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। देखो चुनो, कहता है ओनली ए, ये कहता है ए एंड बी, ये कहता है ओनली सी, और ये कहता है ओनली डी। चलो मेरे बच्चों, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, या ऐसे भी कर देता हूं मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं ओनली बी। सेम फेज में आ जाएगा। करेगी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिगर देखो और तुमको बताना है कि इसमें ऑप्शन यानी ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है।
यानी ऑप्शन तुमको 1 2 3 4 में सेलेक्ट करना है, कौन सही है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ कौन सही है। देखो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। इतना छोटा क्वेश्चन है, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। फिगर देख के बता देना है। बोलो अभी तो तुमने पढ़ा है, कभी भी फोर्स अप्लाइंस जो होती है पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है, कभी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। बस हो तो गया। ये देखो ऑप्शन नंबर में दिया है क्या, तो पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रही है। यार ये तो ऐसे ही गलत है। ये देखो ये करो निगेटिव से ओरिजिनेट होती है, ये भी गलत है। निगेटिव से ओरिजिनेट कहाँ होती है और बताओ। फिर ये कह रहा है कि ये देखो पॉजिटिव से जाके निगेटिव पर गिर रही है, इधर निगेटिव से आके पॉजिटिव पर गिर रही है। ये कहाँ संभव है जी, ये भी गलत है। हाँ ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रही है, हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, निगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। तो डी सही है। यानी हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू मेरे। सभी मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो कितना खूबसूरत प्रॉपर्टीज आ गया तुम्हारे सामने। कह रहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस जो होती है आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस क्या होती है, उस चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है। यानी जब भी सरफेस से ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी तो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट या टर्मिनेट होगी। ये भी बात आप याद रखोगे। फोर्स अप्लायंस हमेशा क्या करती है, फोर्स अप्लायंस सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होती है या परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होती है। आप इस बात को याद रखोगे। कर फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। मान लो बच्चों ये कोई कंडक्टर बॉडी है, ये कोई कंडक्टर सिलिंड्रिकल बॉडी तुमको दिख रही है, ये कोई कंडक्टर सिलिंड्रिकल बॉडी दिख रही है। मान लो इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं बाबू मेरे। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो जो फोर्स अप्लायंस है, जो फोर्स अप्लायंस है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होगा, ये 90 डिग्री पर होगा। ये जो भी फोर्स अप्लायंस होंगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये परपेंडिकुलर बनाएंगी। तो देखो ये हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी मेरे लाल लालियों। ये सरफेस के साथ हमेशा क्या होती है, ये सरफेस से परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होती है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है मेरे लाल लालियों। याद रखोगे तुम। ये भी देख लो, मान लो कि एक स्फेरिकल बॉडी है और इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, तो जब हम लोग स्फेरिकल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, स्फेरिकल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, यही भी सोचो कि जो ऊपर वाला है उसका टॉप व्यू है, जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का टॉप व्यू है, मतलब ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो फोर्स अप्लायंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर जाएगी, हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगी, हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहेगी। फोर्स अप्लायंस हमेशा क्या करेगी, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगी। या बॉटम व्यू भी देखोगे तो उसके साथ भी हमेशा क्या करेगी, फोर्स अप्लायंस परपेंडिकुलर ही रहेगी। फोर्स अप्लायंस जो है हमेशा क्या रहेगी बाबू मेरे, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो देखो ये फोर्स अप्लायंस हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
रेडियली आउटवर्ड होती है या रेडियली इनसाइड होती है? या तो रेडियली आउटवर्ड होती है या तो रेडियली इनसाइड होती है। हाँ, अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी हो मेरे लाल लालियों, मान लो अगर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी ही है बट निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज बॉडी के लिए क्या होगी बताओ? अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाए तो, निगेटिव चार्ज हो जाए तो भी परपेंडिकुलर होगी। हाँ, शर्त यही है कि जो फोर्स अप्लाइंस होगी वो इनसाइड हो जाएगी। फोर्स अप्लाइंस इस सिचुएशन में अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, बट हमेशा सरफेस के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अंदर की ओर होगी, बट सरफेस के साथ जब भी ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी तो ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ही होगी मेरे लाल लालियों। निगेटिव के लिए अंदर की ओर होगी और पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर हो जाएगी। तुम इसको और भी थोड़ा सा देख सकते हो। मान लो मेरे बाबू, तू कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी ले लो, तू कोई भी बॉडी ले लो। ये सपोज करो इस बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स अप्लाइंस तो ओरिजिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स अप्लाइंस क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। तो जब ओरिजिनेट होगी तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी, ईच पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगी। यानी ये जो एंगल होगा मेरे बच्चों, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। पॉजिटिव होगी तो आउटवर्ड होगा और निगेटिव होगी तो इनसाइड हो जाएगा। अगर ये बॉडी निगेटिव हो गई तो, अगर ये बॉडी निगेटिव हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हो जाएगा, बट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब भी सरफेस को टच करेगी, जब भी सरफेस को टच करेगी तो परपेंडिकुलर ही टच करेगी। जब भी सरफेस को टच करेगी परपेंडिकुलर टच करेगी। हाँ, उससे पहले टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसके बाद भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन जब सरफेस को टच करेगी तो परपेंडिकुलर होगी। याद रहेगा, फोर्स अप्लाइंस हमेशा चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है या टर्मिनेट होती है। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये एक गेंद है, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है। मान लो बाबू मेरे, ये एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है। ये एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है, तुम देखो। और इस मेटालिक स्फीयर को हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे हुए हैं, देख लो। तो ये जो है दिख रहा है तुमको, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस है ए। ये दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस देखो बी। बी बाबू ऐसे गुजर रहा है। ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सीधे ऐसे गुजर जा रहा है। और एक चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे निकल रहा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी ए पॉसिबल है कि बी पॉसिबल है कि सी पॉसिबल है कि डी पॉसिबल है। ये एक चार्ज बॉडी है, मान लो
या इवन चार्ज बॉडी नहीं भी तभी भी कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी किसी मेटालिक बॉडी, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। उसके सरफेस पर जो है फोर्स अप्लाइंस जो है तुमको बताना कि किस तरीके से पास करेगी। अभी तुमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है कि फोर्स अप्लाइंस हमेशा जो है टर्मिनेट होती है या ओरिजिनेट होती है तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो तुमको चुनना है कर कि विच इज पॉसिबल, यानी इनमें से कौन संभव है, कौन ऐसा फोर्स अप्लाइंस है जो इस बॉडी से गुजर सके। बोलो मेरे बाबू, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सी चार्ज बॉडी, कौन सा ऐसा फोर्स अप्लाइंस है जो इस बॉडी के लिए पॉसिबल है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो मेरे लाला लियो, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हालांकि सबने लहाया है, कोई है कोई भी कोई सी मार रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ सबसे पहला तुम देखो कि अगर ये फोर्स अप्लाइंस ऐसे जाती है तो क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। हाँ, मिड पॉइंट जो है बाबू मेरे, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के ऊपर से कोई भी लाइन जाएगी ना तो ये भी 90 नहीं होगा। देखो ये 90 नहीं है, ये 90 होगी, ये 90 होगी, और ये मिड पॉइंट के नीचे जा रहा है तो ये भी 90 नहीं हो सकता है। यानी ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो डी देखो, तुमने ध्यान से देखो, डी को ऐसे लाया है बेचारा, बिल्कुल रेडियस के साइड में लाके ऐसे लाया है, यानी ये कुछ ये हालांकि ये अंदर जाएगी नहीं, बट तुम यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है। जब ये ओरिजिनेट हो रहा है तभी भी ये इसके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, रेडियस के डायरेक्शन में है। तो डी जो है ये ऐसे पॉसिबल है, यानी डी के डिजाइन से अगर रे अप्लाइड जी के डिजाइन से अगर फोर्स अप्लाई से गुजरती है तो ये पॉसिबल है। यानी हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी बहुत करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन इससे फोर्स अप्लाइंस से आईआईटी के एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट के लिए तो बेहतरीन टॉपिक्स है ये। बस आपको 1-2 बार जो है इसको रिव्यू करना है, बार बार देखना है, ये याद हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो मज़ा आया ना? आज तो बहुत मज़ा आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इसके बाद की जो लेक्चर आएगी उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे। आप इसी को बार बार रिपीट करेंगे और आप बिल्कुल ऊबे नहीं, थके नहीं, घबराए नहीं। मैं आपके सिलेबस को ध्यान में रख, काम थोड़ा सा हट के ज़रूर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिलेबस से हट के पढ़ाऊँगा। बिल्कुल सिलेबस की बातें होंगी। हमारा टारगेट यानी 5 व्हील का जो टारगेट है बाबू मेरे, जो 5 व्हील की टारगेट है, वो जो टारगेट है, यहाँ आपको पीएचडी कराना नहीं है, यहाँ रिजल्ट गेटिंग काम कराना है। 5 व्हील चाहता है कि पहले आप सक्सेस हो जाएं, एक जगह पकड़ लें, उसके बाद जब जैसे ही आप एक किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो फिर जब जैसे आपकी नीट की अगर रिजल्ट हो जाती है, आईआईटी की अगर रिजल्ट हो जाती है, एनडीए में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जिपमर वगैरह में रिजल्ट हो जाते हैं, आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, तो इसकी जो मकसद होती है लगभग कंप्लीट मानी जाती है। और उसके बाद आप प्रकांड विद्वान बनते रहें, पढ़िए, आप करिए पीएचडी अपने सिलेबस में, अपने टॉपिक्स में। हाँ, लेकिन उतनी उलूर जुलूर बातें भी आप पढ़ के जो है, इस देश में जहाँ इतनी घनी आबादी है, एक एक सीट के लिए मारामारी है, आप ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिलेबस के साथ डूब के पढ़ना है। जो भी सिलेबस हमको दी गई है, जो भी आपके जो है एग्ज़ाम के सिलेबस हैं, उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को बड़ी बेहतरीन तरीके से, बारीक तरीके से, संयम और समझदारी के साथ आपको जो है सीखना ज़रूरी है। नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। आप इंटरमीडिएट कर लेंगे, हो सकता है कि ग्रेजुएशन भी कर लेंगे,
हो सकता है उसके बाद आप बड़ी डिग्री उससे मास्टर डिग्री भी कर लेंगे, लेकिन क्या उस डिग्री से कुछ होगा? नहीं होगा मेरे बाबू। तो आपको उस बड़ी डिग्री के साथ साथ आपको बेहतरीन नॉलेज की भी ज़रूरत है, और बेहतरीन नॉलेज के लिए आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक्स को ग्रिप में जाके पढ़ना है, बहुत गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं जो है आप इस देश की जो घनी आबादी है उसमें कंपटीशन को जो है फाइट करने के लिए काबिल बनेंगे। और जब आप जो सिलेबस को डेप्थ में पढ़े होंगे तो फिर रिजल्ट तो आपका होना ही होना है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप ऊबे नहीं, आप ये नहीं सोचें कि आप कमज़ोर विद्यार्थी, आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट कीजिए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।